हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस। तो लास्ट हमने चैप्टर 8 पर डिस्कस किया है। अब न्यू चैप्टर आ चुका है आपके पास, चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस। तो ये जो चैप्टर है जिनको भी पता होगा, एनसीईआरटी वाली जो अपने पास बुक होती है उस बुक के सिमिलर है। मतलब जो साइंस मैथ्स वाले जो मैथ्स यूज कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी को यूज करके, वहां ये चैप्टर नंबर आई थिंक सेकंड नंबर का चैप्टर है आपके पास। फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो चैप्टर है ना, वो वाला चैप्टर है फंक्शंस। ठीक है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अपने लिए जो बुक है, कौन सी बुक है अपने पास? एमएल अग्रवाल। इस बुक में ये चैप्टर है 9 नंबर का, यानी फंक्शंस। ठीक है, देखो फंक्शन चैप्टर जो है वो बहुत आसान है। बस इसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कुछ टर्म्स हैं वो समझने पड़ेंगे। अगर आपको वो टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए तो आप उनको यूज करके क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर जो है इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी टर्म्स यूज हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट यूज हो सकते हैं, सारे डिस्कस करेंगे। एंड सबसे मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? थ्योरी है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा बुक में जो भी थ्योरी लिखी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट इस फंक्शन वाले चैप्टर में थ्योरी को लेकर होता है कि बच्चों को थ्योरी रिलेट नहीं कर पाता है क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपको थ्योरी विद एग्जाम्पल उनके साथ बना बना के आपको देता रहूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हम फंक्शन किसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर, तो प्लीज यार सब्सक्राइब चैनल, ओके, एंड लाइक शेयर जरूर कर देना है आप लोगों को चैप्टर एंड होने की, ये लेक्चर एंड होने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल केस है रिलेशन का। अब उससे पहले बताता हूं मैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब जैसे एक का दूसरे के साथ एक रिलेशन है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, जैसे ही मैंने यहाँ पर y की वैल्यू, आपको पता है आप कोऑर्डिनेट बनाते हो, अपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है आप लोगों ने क्लास 9 10 के अंदर, तो हम ज्योमेट्री के अंदर रिलेशन बनाते थे। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 1 लिखी तो x की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए। अगर मैंने y की वैल्यू 2 लिखी तो x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 4। कैसे? यहाँ पर जैसे मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। हमेशा हम पेयर कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई कैसे लिखते हैं? बस ये पेयर आपको समझना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये कंसेप्ट है ना, फर्स्टली एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ठीक है, तो जो फंक्शन है ना, एक स्पेशल केस है रिलेशन का। रिलेशन कैसे? टू स्पेसिफिक लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने दो सेट बना लिए हैं, है ना। मैं बिल्कुल एग्जांपल देके आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली एग्जांपल दूंगा तो आप थ्योरी रिलेट नहीं कर पाओगे जो भी आपकी बुक में लिखी हुई है। तो अपन थ्योरी विथ मेरे कंसेप्ट से कुछ एग्जांपल आप रिलेट करके चलो, फिर आप देखना कितना शानदार कंसेप्ट आप लोगों के अंदर डेवलप होगा। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए हैं ना, मान के चल रहा हूं मैं। इसमें 1 2 मान लेता हूँ, इसमें मैं 2 और 3 मान लेता हूँ, या फिर 4 और 3 मान लेता हूँ। सेट एंड आर और एफ बी आर रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब मैंने यहाँ पर दो रिलेशन बना दिए, इसको नाम x दे रहा है, ये इसको y दे रहा है, तो अपन इनको एक्स वाई नेम दे देते हैं ना। फिर इनको x और y दे देते हैं। अब ये x से y का एक रिलेशन बना रहा है टू एक्स टू वाई, देन r में नॉट रिलेट एन एलिमेंट ऑफ x टू एन एलिमेंट ऑफ y, और इट में रिलेट एन एलिमेंट ऑफ x टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि x और y में जो एलिमेंट्स हो वो सारे एलिमेंट्स जो है वो y से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे 1 4 से कर गया और मान लो 2 3 से कर गया, या मान लो 1 से 4 चला गया और 1 से एक और एलिमेंट दे रखा है यहाँ पर जो है 5 5 चला गया, लेकिन एक एलिमेंट बच गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है रिलेशन के अंदर जो है आर में नॉट बी रिलेट एन एलिमेंट टू एक्स एंड वाई। मतलब हो सकता है एक्स से वाई के कंप्लीट एलिमेंट रिलेट करते हो, और हो सकता है एक्स से वाई के कंप्लीट एलिमेंट रिलेट ना करते हो। तो रिलेशन जो आप बता रहे हैं कि हम रिलेट करते हैं, वो रिलेट कैसे करेंगे? वो रिलेट कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, कंसेप्ट जो है ना, बट अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट हो। अब जब फंक्शन जो कहता है ना, वो ये कहता है भाई रिलेशन तो हमें पता है हम कैसे भी बना लेंगे, रिलेशन तो हम कैसे बना लेंगे, बट फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का जो भी एलिमेंट है, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब कि उसका एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने फंक्शन में यहाँ पर एक्स की वैल्यूज लिख दी है 2 3 एंड 4, और वाई की लिख दी है 5 6 11। तो ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, हर एलिमेंट जो एक्स का है उसके पास एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए वाई का। एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए वाई का। जैसे 2 के पास 5 हो गया, 3 के पास 6 हो गया, 4 के पास 9 हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये 4 का रिलेशन 9 के साथ ना होता, मान लेते हैं ऐसा ना होता,
और 3 का 9 के साथ होता है और यहाँ पर एक 10 लिखा होता है और इसके साथ होता है। अब देखो इस 3 के पास क्या यूनिक एलिमेंट है? नहीं, इसके पास दो एलिमेंट आ गए हैं। यहाँ पर यूनिक एलिमेंट जो है नहीं हुआ है। यूनिक एलिमेंट का मतलब समझ में आया आपको? केवल एक सिंगल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको इन सबके टर्म्स, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन रिलेट करता है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जो है उसका वाई के साथ एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है इसी कंसेप्ट से होते हुए, है ना। क्या है डेफिनेशन? देखो, डेफिनेशन ऐसी, इफ एक्स वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट ऑफ वाई, सबसेट एफ, सबसेट हमने एक फंक्शन बना लिया है सबसेट। अब आप कहोगे सर ये सबसेट कैसे बन गया है? मान लो एक्स और वाई के अंदर अपन ने मल्टीप्लाई कराया, एक्स और वाई के अंदर अपन ने मल्टीप्लाई कराया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 1 2 है इस सेट में, एक्स सेट में, और वाई के अंदर 3 4 है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या होगा पता है ना आपको? पहले 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैं यहाँ पर एक सबसेट बना रहा हूँ, इसका सबसेट ले रहा हूँ। सबसेट मतलब इसमें से कोई भी मैं अपने पेयर बनाऊंगा और ऐसे पेयर बनाऊंगा जो फंक्शन होने चाहिए, ऐसे पेयर बनाऊंगा जो फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, मैंने मान लो इसमें से पेयर उठा लिया, एक तो 1 और 3 और 2 और 4। ये मेरा क्या है? सबसेट है इसमें से, है ना। इस कॉल्ड अ फंक्शन, उसे हम फंक्शन कहते हैं, मैपिंग कहते हैं और मैप कहते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। अब ध्यान रखना, ये जो एक्स और वाई के लिए हम जो फंक्शन चूज कर रहे हैं जो कि सबसेट है, इसमें हर एलिमेंट जो आगे वाला है एक्स, वो बिलोंग करना चाहिए इस एक्स वाले से, सेट से। और पीछे वाला जो वाई एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करना चाहिए पीछे वाले वाई जो सेट है उससे। समझ में आया? यहाँ पर ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू y सच दैट x y बिलोंग्स टू f। बताओ समझ में आया? ये f क्या है? आपका वही फंक्शन जो कि सबसेट है x इंटू वाई का। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये जो फंक्शन बन गया है x से y के लिए, उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है आपके पास। दो कंडीशन होना जरूरी है। कौन सी? आप सबसेट ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, उसको हम सबसेट जो होते हैं उसके उनको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है? इफ फॉर ईच एक्स, आगे वाला जो एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग्स करता हो एक्स सेट से, देयर एग्जिस्ट वाई, ये बिलोंग करता हो वाई सेट से, सच डेट, अब जो एक्स वाई ब्रैकेट बन रहा है आपका वो बिलोंग्स करता हो एफ फंक्शन से। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, no two different ordered pairs have the same first component। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने 1 और 3 लिखा है, अब अगर मान लो मैं 1 और 4 लिख दूं तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये वो ऑर्डर्ड पेयर है जिनके पास सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया है। क्या आया है? सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया है। अब इसका मतलब मैं आपको वापस पीछे लेके चलूं, देखो ये यही बात हो गई। 3 के पास दो दो आंसर आ रहे हैं, 3 के पास दो दो आंसर आ रहे हैं। यहां पर देखो 1 के पास 3 भी आ रहा है आंसर में, और 1 के अंदर 4 भी आ रहा है आंसर में। इसका मतलब जब इसका हम डायग्राम मतलब इसकी मैपिंग करेंगे तो 1 से 3 भी रिलेट कर रहा है, 4 भी रिलेट कर रहा है। ऐसा फंक्शन के अंदर नहीं होता है। बताओ समझ में आएगा? तो केवल आपको वही ऑर्डर पेयर आप इसमें से चूज कर सकते हो जिनके अंदर जो है फर्स्ट कंपोनेंट जो है जो कंपोनेंट है उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं आ रहा हो। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? इसीलिए इसने वर्ड यूज किया है कि हम जो फंक्शन होता है एफ, उसमें सबसेट यूज करते हैं एक्स इंटू वाई के। एक्स इंटू वाई के अंदर तो सेम वाले कंपोनेंट भी आ जाएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट जिनका सेम है, और डिफरेंट वाले भी आ जाएंगे। हमें केवल हम फंक्शन में डिफरेंट वाले ही यूज कर सकते हैं। बताओ समझ में आया? क्लियर है? ये दो कंडीशन सबको समझ में आ गई क्या भाई? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखनी है बस आपको। ठीक है, सेम कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। सेम का मतलब है उनके पास डिफरेंट जो है, यहाँ पर एक ही नंबर के पास दो डिफरेंट इमेज हो गई है आपके पास। यूनिक इमेज वाला जो फंडा है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, उस कंडीशन को हम फंक्शन नहीं कहते। ये दो कंडीशन होनी चाहिए तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? इसका पहला, इसका दूसरा। समझ में आया कुछ? मतलब डिफरेंट डिफरेंट विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई टू वाई, है ना। बिल्कुल ऑल्टर करके चलना है आपको।
अब अगला यहाँ पर टर्म यूज हुआ है इमेज। अब इमेज क्या होता है? अरे यार, अभी मैंने जो आपको ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं, ये जो y के वैल्यूज हैं जो कि बिलोंग करते हैं y सेट को, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो इमेज ऑफ एन एलिमेंट, द यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एन एलिमेंट x ऑफ x अंडर द फंक्शन x टू y। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? अच्छे से आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स, फंक्शन से हम उसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू एफ एक्स है आपके पास। क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स आपके पास है। ये y जो है ना आपके पास, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू पुट करके जो y निकाल रहा हूं, इस y को ही अपन क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। द एलिमेंट y इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस y को हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। एट x, इस पर x पर बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको शानदार। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक कंडीशन है। मैंने अगर x की वैल्यू 1 रखी, तो अगर ये जो y है, इस y को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एफ एक्स फंक्शन। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 रखते ही मेरा जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो मेरा आंसर 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एलिमेंट y निकल के आ रहा है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है। एट 2 पर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? देखो, ये टर्म्स है ना, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये टर्म क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप फंक्शन के कंसेप्ट को एक्चुअल में डीपली नहीं समझ पाओगे। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर फंक्शन वाले कंसेप्ट को जो है रटने वाली जो है कंडीशन में आ जाते हैं वो सब लोग, याद करने लग जाएंगे क्वेश्चंस को। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देखो। सीरियसली, आप एक जब लेक्चर एंड करना, एक बार वापस रिपीट करके देखना, बेसिक कंसेप्ट को समझना, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना। आप इतने शानदार हो जाओगे कंसेप्ट के अंदर, आप एक या दो बार करने के बाद ये एक्सरसाइज के अंदर परफेक्शनिस्ट पे आ जाओगे आप, मान के चलो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? सो दिस इज कंप्लीट इमेज ऑफ एलिमेंट। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अगला कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बिल्कुल आसान है। देखो, इंडिपेंडेंट तो आपको पता है, जिसको किसी की जरूरत ना हो, और डिपेंडेंट मतलब जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी, जो कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज बीइंग अ सेट और मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल देखिए, सेकंड सुनो। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है। देखो, हमने एरिया लिखा है, यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल लिखा हमने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ए है ना, वो क्या है? डिपेंडेंट है। ए क्या है? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अब ये ए जिस पर डिपेंड है, वो तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ए जो कि डिपेंड है, वो हो जाएगा डिपेंडेंट। बताओ समझ में आया क्या? देखो, मैं फिर से बताता हूँ। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एक वैल्यू दे रखी है आपके पास। यहाँ पर जो एरिया, अगर मैं रेडियस 1 की जगह 2 कर दूंगा, या फिर 3 कर दूंगा, तो यहाँ पर एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एरिया भी क्या हो जाएगा आपके पास? चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एरिया यानी ए जो है, वो क्या हो गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, मर्जी से बढ़ रहा है, मर्जी से डिक्रीज हो रहा है। तो आर क्या हो जाएगा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। बताओ समझ में आएगा? तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ए की जो वैल्यू है ना, ये आर पर डिपेंड है, और आर क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझ में आया आपको? ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी व्हिच इज बीइंग सेट और मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंट। हम उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, आर की जगह 1 2 3 ऐसे करके हम, तो वो इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे बढ़ू? ओके, नेक्स्ट देखो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ फंक्शन, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द इनपुट। सेम सी बात है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए? इनपुट हुए, जो कि हम इसमें इनपुट के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए? आउटपुट हुए, जो कि हमें मिल रहा है। सिंपल है ना? इनपुट टू द फंक्शन एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल आर द आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स मान सकते हैं। अब जो ये x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं ना, ये मेरे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये मैं अपने अकॉर्डिंग जो है पुट कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट में। और ये जो y निकल कर आ रहा है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू x पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आता है डोमेन एंड रेंज। ये भी बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो, लेट फंक्शन है x है y के लिए। ठीक है,
जो सेट ऑफ एक्स है यहाँ पर, जो एक्स के लिए 1 2 3 4 5 जो भी हो गया, उन सबको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। वाई में जो वैल्यू लिखी है 7 8 9 10, है ना, ये सारी जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है? कोडोमेन। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर जो है इनको मैच कर रहा हूँ। 1 से 7 हो गया, 2 से 8 हो गया, 3 से 10 हो गया, 11 12 भी ले लो, 4 से हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर 11 बच गया, 12 बच गया। अब जो जो वैल्यूज पे मैंने यहाँ पर एरो आ रहा है ना, मतलब जो जो वैल्यूज मेरे आंसर में है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कुछ वैल्यूज हैं इसमें जो बच गई हैं आंसर के अंदर, कुछ वैल्यूज हैं जो आंसर में बच गई है, तो वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगी। तो सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द इमेजेस, मैंने बताया ना आपको, फंक्शन जो आपके पास वाई निकल कर आ रहा है ना, ये आपका क्या है? इमेज है। ये आपका क्या है? इमेज है, जो आंसर में निकल कर आ रहा है। इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एफ बोलते हैं, या फिर जो आपकी इमेज है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा, फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जितने भी एक्स जो हैं सेट को बिलोंग करते हैं, सेट को, और वो हम वैल्यू अगर हम एफ एक्स में पुट करते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी? इमेज होगी, रेंज ऑफ एफ होगी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? एक कंडीशन नोट करना, अब देखना यहाँ नोट करना, ये जो रेंज है ना, वो कोडोमेन का एक तरीके से सबसेट है। ये जो आपका रेंज है ना, वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी केस के अंदर रेंज की जो वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी कोडोमेन के इक्वल है। हाँ, हो सकता है ऐसा। तो मैं यहाँ पर एक नीचे एक छोटा सा सिंबल और ऐड कर दूं क्या? हाँ, कर सकता है। यानी कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट भी होती है और इक्वल भी होती है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन के लिए सबसेट भी है, हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन द रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई कोडोमेन विच और मे नॉट बी इक्वल टू वाई। ठीक है, हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता। तो मैं उसके लिए ये वाला यूज करूंगा, सबसेट वाला। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, तो ये रेंज बिलोंग्स सबसेट हो गया, इक्वल हो गया कोडोमेन के लिए। क्लियर है यहाँ पे? तो रेंज और डोमेन वाले फंडे में क्लियर है अपन। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब इसके मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ ना, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल है, एक्स और वाई के लिए दो सेट है। अगर आपने ये सारे एग्जांपल देख लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 9 खुद से निकाल लोगे, आपको जरूरत नहीं है किसी की। एक्स और वाई दो सेट है, दोनों सेट की वैल्यूज देख लो आराम से, है ना। एक फंक्शन मैं अपनी मर्जी से आपको गिवन कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं आपको नहीं बनाना, हम मैं आपको गिवन कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर मैं इसमें रिलेशन बना सकता हूँ क्या? बहुत सारा, हाँ रिलेशन तो बहुत बन जाएंगे। देखो, वन को पहले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ तो एक्स मल्टीप्लाई वाई का यूज करता हूँ। तो मैं वन को पहले जीरो के साथ लिखूंगा, फिर मैं वन को वन के साथ लिखूंगा, फिर मैं वन को टू के साथ लिखूंगा, वन को थ्री के साथ, ऐसे करके फिर टू को लिखूंगा, फिर थ्री को लिखूंगा, ऐसे करो बहुत सारे हो जाएंगे ना। मैं आपको खुद से एक फंक्शन दे रहा हूँ जहां पे मैं लिख रहा हूँ 1 1 2 0 3 7 4 9 5 30। ठीक है, एक फंक्शन है एक्स टू वाई। बिकॉज अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है क्या? ये तो मैंने आपको दे दिया। अब आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ये फंक्शन है क्या? सबसे पहले तो मैं इसके डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये मैपिंग कर लिया करो, सबसे आसान रहता है इस मैपिंग से समझ। देखो, यहाँ वो एलिमेंट लिखेंगे जो एक्स के अंदर सब एक्स सेट में दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ वो लिखेंगे जो वाई सेट में दे रखे हैं। ठीक है, सारे सारे एलिमेंट आपको पता होगा। इसको अपन क्या कहते हैं? डोमेन। इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। अब देखो, यह फंक्शन में 1 से 1 है, मिला दो, 1 से 1 मिला दिया, फिर 2 से 0 है, मिला दो, 3 से 7 है, मिला दो, 4 से 9 है, मिला दो, 5 से 13 है, मिला दो। अब आप देखो, क्या किसी भी एलिमेंट के लिए दो इमेजेस आ रही हैं क्या? किसी भी एलिमेंट के लिए दो इमेजेस आ रही हैं क्या? नहीं आ रही। सबके लिए यूनिक है, सबके लिए क्या है? यूनिक इमेज है। सबके लिए क्या है? यूनिक इमेज है। अगर ये यूनिक इमेज है तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। देखो, एक्स टू वाई बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज अ यूनिक इमेज इन वाई। सिंपल। मैं आपसे अगर इसमें रेंज पूछूं तो आपको क्या बताना है? जिन जिन एरो पर एरो आ रहा है वाई में, है ना, वो केवल रेंज होंगी आपकी। जैसे 0 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 13 होगा। बताओ क्या समझ में आया? नोट द सम एलिमेंट ऑफ वाई आर नॉट एसोसिएट विद एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वाई के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बच गए हैं जो एक्स के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने के जा रहा है, छोड़ दो उनको, कोड डोमेन के अंदर रहेंगे एज इट इज। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल लाइटली समझना है, आराम से, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना। आगे देखो, आगे आगे बढ़ते हैं अपन।
सेकंड एग्जांपल, एक और, इस बार मैंने एक और फंक्शन बनाया ना आपके लिए, सेट वही है, अपनी तरफ से एक और बना दिया, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 5, 4 और 7, 5 और 5, ठीक है। अब मैं इसके भी वही एरो खींचता हूँ, 1 से मैंने 3 भेजा, फिर 2 से भी मैंने 3 भेजा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3 से मैंने 5 भेजा, ठीक है, फिर 4 से मैंने 7 भेजा, फिर 5 से मैंने फिर 5 भेजा। अब आप एक चीज नोट करोगे, मैंने यहां पर इस बार दो एलिमेंट के लिए एक इमेज आ रही है, आ रही नहीं आ रही? हाँ, यहां पर देखो, इन दोनों एलिमेंट के लिए भी एक इमेज आ रही है 5, और इस एक के लिए 7 आ रही है, ठीक है। ये भी आपका फंक्शन होता है, क्यों? मैंने आपको ये कहा है कि हर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जो है उसके पास जो है दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना, उसके पास दो इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी दो के पास एक इमेज तो हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? किसी दो के पास एक इमेज तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर 1 के लिए देखा जाए तो 3 है, 2 के लिए देखा जाए तो भी 3 है तो यूनिक ही। भाई 1 के लिए दो इमेज तो नहीं है ना, एक ही है ना इमेज, इमेज तो एक ही इसका। भाई 1 के लिए तो 3 आ रहा है ना आंसर, और 2 के लिए भी 3 आ रहा है आंसर, तो अभी भी यूनिक इमेज ही कंसेप्ट ही है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? इस बार आपकी रेंज हो जाएगी 3, 5 और 7। कुछ समझ में बैठा दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अंतर है दोनों बातों के अंदर, है ना। यूनिक इमेज के कंसेप्ट में एक के लिए दो आंसर नहीं आ सकते, लेकिन दो के लिए एक आंसर हो सकता है। क्लियर है? नोट दैट सेकंड कंपोनेंट्स में रिपीट, सेकंड कंपोनेंट रिपीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी कर रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट नहीं करेगा, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं करेगा। अभी यही अगर मान लो ऐसा होता है ना 1 और 3 और 1 और 4, अब मामला गड़बड़ हो जाता है, ये गड़बड़ हो गया मामला। 1 का ही आंसर 3 आ रहा है और 1 का ही आंसर 4 आ रहा है, यहां पर यूनिक इमेज नहीं, यहाँ दो इमेज है। बताओ समझ में आया क्या? यूनिक इमेज के कंसेप्ट को थोड़ा और ध्यान से समझना आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करोगे कंसेप्ट के ऊपर तो मैं बता रहा हूँ सबसे इजी चैप्टर फंक्शन लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ विद इन 3 डेज आप इस चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ईच एक्सरसाइज ईच डे। बस फोकस करना है आपको, और सारे लेक्चर्स एकदम स्टार्टिंग से उठाना है बस, ओके। तो आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसके मेरे पास, ठीक है। मैं आपको पूरा एमएल अग्रवाल जो है ना वो तो ऐसे करा दूंगा, मतलब उस बुक में आप कहीं से भी किसी पेपर में कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलो आगे देखते हैं अपन। सेकंड हो गया, थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। इस बार मैं सेट बना रहा हूँ 1 और 5, 2 और 7, 4 और 9, 5 और 0, ठीक है। पहले मिलाओ इनको, 1 से मैंने 5 मिलाया, 2 से मैंने 7 मिलाया, 4 से मैंने 9 मिलाया, 5 से मैंने 0 मिलाया। सर यूनिक इमेज है, हाँ यूनिक इमेज तो है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एलिमेंट एक्स में बच गया है, ये फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज द एलिमेंट 3x हैज नो इमेज। हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, यूनिक इमेज। अगर यहां कोई एलिमेंट्स बच गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नहीं बचना चाहिए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? ठीक है, तो बाकी सब तो सही था, बस इस 3 ने मामला गड़बड़ कर दिया, तो ये भी फंक्शन नहीं होता है। आपके चेक करने के आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, डायग्राम दे देंगे आपको एग्जाम में और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? सो दिस इज कंसेप्ट। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन यहाँ पर, फोर्थ वन पे आते हैं ना। लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, और 0 1 2 3 5 7 9, ठीक है ठीक है ठीक है, वही फंक्शन मैंने फिर से बना दिया, 1 1 1 2 2 3 3 5 4 7 5 11, ठीक है। यहां पर देखो सबके पास है, लेकिन इस वन की दो इमेजेस हो रही हैं। अगर आप ऐसे मेरी फर्स्ट वाली लाइन पकड़ो तो मैंने कहा था फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट सेम होते ही मामला गड़बड़ है, होते ही मामला गड़बड़ है। तो 1 के लिए यहाँ पर 1 इमेज आ रही है, इस 1 के लिए 2, यानी कि यूनिक इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज द डिफरेंट पेयर्स 1 1 1 2 हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ऐसे भी समझ सकते हो और इमेज से भी समझ सकते हो, एलिमेंट 1 ऑफ एक्स हैज टू डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट इमेज आ रही है आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? बिल्कुल लाइटली समझना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना इजी गोइंग होकर चलोगे उतना ज्यादा चैप्टर के अंदर अपने कंसेप्ट को जो है मजबूत करोगे आप, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है और कंटिन्यू लेक्चर चलते रहने हैं। 2 3 घंटे अगर आप बैठ के आपने लेक्चर ले लिए तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट अब हम इन सबको समराइज करके कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक मैंने आपको सारा फंक्शन कंसेप्ट अच्छे से ले लिया होगा, थोड़े से पॉइंट्स हैं, इन सबको समराइज करके अपन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उनको और देख लो आप, है ना। एक सेकंड, कहाँ गया?
फोर्थ हो गया ना, ओके। मेन फीचर्स ऑफ फंक्शन, अब ये फंक्शन के जो सारे पॉइंट्स बताए ना उन सबको समराइज है, वैसे आपको सारे पॉइंट समझ लिए आपने, देखो वही वाली बातें आ गई वाली। Every x belongs to x, there exists a unique element x y belongs to y such that y equals to fx। ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझाया। No element of x can have more than one image to y, ये भी मैंने आपको समझा दिया। There may be element of y which are not associated with any element of x, there may be element of y, y में हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई एसोसिएट ना हो, जिसका कोई एलिमेंट ना हो x के साथ, ठीक है, हो सकता है, x में नहीं हो सकता। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x में हैव सेम इमेज इन y, है ना, मतलब कि दो दो एलिमेंट जैसे कि 2 और 3 दोनों की एक ही इमेज आ रही है, हो सकता है ये सारे पॉइंट समराइज है पूरा जो अपन ने फंक्शन पढ़ा उसका, समझ रहे हो। फंक्शन f इज डिटरमाइंड व्हेन fx इज नोन फॉर ऑल, है ना, फंक्शन f तभी बनेगा व्हेन fx इज नोन फॉर ऑल x, जिसके सारे x बिलोंग्स करते हो x के साथ, कोई भी ऐसा ना हो जो नॉट बिलोंगिंग हो। बताओ समझ में आया क्या। सो दीज आर द समराइज पॉइंट जो भी अपन ने पढ़ा। देखो अगर आपने फंक्शन पढ़ना है तो ये वाला वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो ही बेटर है। अगर आप जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में है वो डायरेक्टली अगर चैप्टर्स में एंड करें तो आप उनको सजेस्ट करो कि प्लीज वॉच दिस लेक्चर, है ना, एक बार ये इंट्रोडक्शन पार्ट उनको लेने। तो मैं बता रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लोग इतना इजी कर लोगे, इतना इजी कर लोगे, इसको हद नहीं। मैंने हर चैप्टर स्टार्टिंग से लिया है, हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, एग्जाम्पल कराया। और सबसे शानदार बताऊं मैं आपको बात इस चैनल की क्या है कि यहाँ जो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल रही है वो ML अग्रवाल जो न्यू वाली बुक है, न्यू वाला एडिशन है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ अगर आप देखो किसी भी चैप्टर को उठाना प्लेलिस्ट में जाके, आप होम सेक्शन में जाके किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट को उठाओगे तो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 के साथ जो थंबनेल दे रखे हैं उनमें पेज नंबर लिखे हुए हैं मैंने, देखो कितनी शानदार बात है ये ना। थोड़ी सी मेहनत लगी इसमें मेरी, बट काम आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया कि आप पेज नंबर सर्च कर सकते हो, उसमें पेज नंबर लिखे हुए हैं। आपको डाउट है सर ये वाला एग्जांपल देखना है मेरे को, एग्जांपल नंबर 1, अब एग्जांपल नंबर 1 तो बुक में बहुत सारे हैं, आप पेज नंबर सर्च कर लो उसका, फिर मेरे चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाओ और वह वो वाला पेज नंबर देखो, आप आपको पेज नंबर दिख जाएगा इजीली, उस पेज नंबर के वाले एग्जाम्पल को आप ओपन कर लो, ये एक्सरसाइज को आप ओपन कर लो पेज नंबर को, सीधे मैच कर जाएगा आपकी बुक से। तो आपको कहीं कोई जो है टेंशन लेने की और ऐसे कि यार सर कैसे हो रहा है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं मिल नहीं रहा है कोई क्वेश्चन, तो ये वाली सिचुएशन तो मैं आने ही नहीं दूंगा आपको, मान के चलना। बस आपको क्या करना है, थोड़ा फॉलो करना है अच्छे से, स्टार्टिंग से लेक्चर्स लेने चैप्टर्स के, थ्रू आउट पढ़ोगे चैप्टर्स को, तभी आपको जो है कोचिंग और इन सब की जो नीड है उससे थोड़ा सा आप बच सकते हो, और यही अपने चैनल पे आपका काम बन सकता है। बाकी इतनी हार्ड वाली चीज नहीं है, सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूँ मैं, हो सकेगा तो लाइव सेशन वगैरह अरेंज कराने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के लिए तो आप लोगों को मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं बिफोर नवंबर आप लोगों का सिलेबस जो है सब माइंड अप करके आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा दूं यहाँ पे, ताकि एग्जाम के बीच में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 9.1। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाना, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा आप लोगों का थ्रू जो सपोर्ट वगैरह मिलेगा तो अच्छा रहेगा। काफी सारे टीचर्स को मैं चाहता हूँ यहाँ पर बुलाऊं, मेरी नजर में है कुछ टीचर्स जो आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर बेहतरीन बना सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प तभी हो सकती है जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं दिखाओगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं देन बेस्ट ऑफ लक। ओके।